एएफएनएस का इनिशियल टेस्ट अगर आप भी अभी देने जा रहे हैं तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हमसे ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर हमारे इनिशियल टेस्ट के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो इस ज़रूरत को मद्देनज़र रखकर आज की इस वीडियो में हम आपके पास 100% अथेंटिक एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे यानी पास्ट पेपर्स, और आपको बताएंगे कि अप्रोच क्या है, यानी आपने किस तरीके से स्टडी करनी है। अगर आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें आपने किस तरह से कंसेप्ट को बूस्ट करना है। तो चले स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। स्टूडेंट्स, पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, अप्रोच टू एमसीक्यू। मैं आपको सबसे पहले ये तरीकेकार सिखाऊंगा कि एमसीक्यू की तैयारी कैसे की जाती है, क्योंकि ज्यादातर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो रट लगाते हैं, उनको इस चीज का पता नहीं होता। मैं आपको मिसाल देता हूं, अगर मैं आपको कहूं कि 2+2 जो है वो 4 बनता है, तो ये तो आपने समझ लिया कि हाँ 2 और 2 को हमने जमा किया तो 4 बन गए। लेकिन अगर आपके पेपर में एमसीक्यू आ जाए कि 3+3 क्या बनता है, तो फिर आप लोग सोचने लग जाते हो कि अभी इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, कुछ चीजें इस तरह से होती है जहां पर आपने अपने कॉमन सेंस को यूज करना होता है, आपने रटा नहीं लगाना होता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है कि अगर आप कंसंट्रेशन या प्रेशर को चेंज करते हो तो आपके पास सिर्फ इक्विलिब्रियम जो है वो चेंज होगा, उसकी पोजीशन चेंज होगी। लेकिन केसी की जो वैल्यू है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है, ये चेंज नहीं होगी। ये पहला पॉइंट, ठीक है। तो केसी जो है ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, केसी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। ये पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। अभी देखिए, अगर आप टेम्परेचर को चेंज करोगे तो फिर आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो चेंज होगा, ठीक है। और कैटलिस्ट जो है तो वो भी आपके साथ केसी की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ वो स्पीड अप करता है रिएक्शन को, इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन होता है। तो देखिए, अभी यहाँ पर ये पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, ये 3 पॉइंट्स, इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर हर बार टेस्ट में एमसीक्यू आते हैं। अभी आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि चेंज इन कंसंट्रेशन इसका क्या मतलब है, प्रेशर इसका क्या मतलब है, इसके ऊपर किस तरह से एमसीक्यू आएगा। तो आपके ज़हन में ये चीजें होनी चाहिए। हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो यहाँ से तो ये लाइन याद कर लेते हैं कि केसी की जो वैल्यू है वो सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट करती है, अगर टेम्परेचर को आप चेंज करोगे तो केसी की वैल्यू चेंज होगी, बाकी वो कंसंट्रेशन के ऊपर, प्रेशर के ऊपर और कैटलिस्ट के ऊपर उसका कोई असर नहीं है। लेकिन उनको इस चीज की समझ नहीं होती कि इसके ऊपर एमसीक्यू कैसे आएगा। अभी मैं आपको मिसाल देता हूं, अगर आपके टेस्ट में इस तरह का एमसीक्यू आ जाए कि आपने रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है आपने 30% से 50% कर दी, बढ़ा दी, अभी इनिशियल टेस्ट में ये एमसीक्यू आया है, तो केसी की वैल्यू कितनी इंक्रीज होगी, इस तरह का क्वेश्चन है। तो देखिए, आपने कंसंट्रेशन को छेड़ा हुआ है, कंसंट्रेशन को आपने चेंज किया, तो केसी की वैल्यू का तो इसके ऊपर कोई असर ही नहीं है, केसी की वैल्यू सेम होगी। तो अक्सर हमारे स्टूडेंट पर कहते हैं कि सर जो आपने पढ़ाया था वो टेस्ट में नहीं आया, जो हम आपको पढ़ाते हैं उसको आप समझे, हम आपको एग्जांपल्स देते हैं, हम आपको तरीकेकार समझाते हैं, हम आपको ट्रिक सिखाते हैं, लेकिन आपने अपना जो दिमाग है जो बिल्कुल अनयूज है, बिल्कुल फ्रेश है, उसको थोड़ा यूज करना है, उसको थोड़ा टच देना है, ठीक है। तो ये आपको हो गया अप्रोच टिप्स को। तो कहने का क्या मतलब है कि आप जिस भी लाइन को पढ़े बुक में और उसमें आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट है तो उसके ऊपर आप एमसीक्यू देखा करें, चैट जीपीटी की मदद से, गूगल की मदद से, अपने दोस्तों से पूछा करें कि इसके ऊपर एमसीक्यू कैसे आएगा मेरे टेस्ट में। जिस तरह देखिए, कंसंट्रेशन तो सिंपल एक लाइन है ना, आप कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो केसी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, सिर्फ इक्विलिब्रियम चेंज होगी। लेकिन एमसीक्यू किस तरह से आया है उसको थोड़ा और भी कंसेप्चुअली किया गया है ताकि आपको चेक करें कि आपने वाकई इसको समझा है या नहीं। तो ये हो गया। तो अभी हम आते हैं अपने वर्बल के क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है कि अगर यस्टरडे को संडे थी तो आप बताएं कि डे आफ्टर टुमारो कौन सी दिन होगी। अगर यस्टरडे को संडे है तो डे आफ्टर टुमारो कौन सी दिन होगी। तो जब भी आपके इनिशियल टेस्ट में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, आपने क्या करना है, यस्टरडे के साथ सिंपली आपने 3 दिन जमा करने हैं। जिस तरह यहाँ पर यस्टरडे क्या है, संडे है, तो हम इसके साथ 3 दिन जमा कर लेंगे। तो अगर पहला दिन जमा करेंगे तो मंडे आ जाएगा, दूसरे दिन जमा करेंगे तो ट्यूसडे आ जाएगी, ठीक है, और अगर हम तीसरे दिन जमा करेंगे तो वेडनेसडे आ जाएगी। तो जब भी आपकी इनिशियल टेस्ट में आपको येस्टरडे दिया गया हो और आपसे डे आफ्टर टुमारो का पूछा गया हो, तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने 3 दिन जमा करना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि 1/3 ऑफ 10% ऑफ 120। इस क्वेश्चन के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा इसका क्या है, 10% ऑफ 120, और फिर जब हम 10% मालूम कर लेते हैं तो उसका हमने 1/3 मालूम करना है। तो ये क्वेश्चन का पहला हिस्सा है, ये क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है। इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम 10% को मालूम करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, 10% को मालूम करने का आसान तरीका क्या है, ये आपके पास 120 है, तो 120 को तो मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ ना, 120.0। तो अगर मैंने इसका 10% मालूम करना हो तो सिंपली मैंने इस पॉइंट को शिफ्ट करना है, तो ये 12.0 बन जाएगा। तो ये मेरा 10% हो गया। अगर आप इस तरह से मालूम नहीं करते तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। 120 को सिंपली 10 के ऊपर डिवाइड करें, 0 0 के साथ कट जाएगा तो फिर भी बाहर आएगा। तो देखिए मेरा 10% ऑफ 120 क्या है, 12 पे। अभी इसका 1/3 हमने मालूम करना है। 1/3 का मतलब क्या है, सिंपली आप इसको 3 के ऊपर डिवाइड करें। तो देखिए अगर मैं 12 को 3 के ऊपर डिवाइड कर लेता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 3 4 12, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 4। तो ये इसके 2 हिस्से हो गए।
अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, इसमें क्या है कि B2, G5, L8 और Q11, इसके बाद कौन सा लेटर आएगा और कौन सा नंबर आएगा, ये आपने मालूम करना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले B है, फिर उसके बाद G है, ठीक है। यहाँ पर देखिए B2 है, G5 है, तो B और G के दरमियान कितने लेटर्स का डिस्टेंस है, 5 लेटर्स का डिस्टेंस है। और 2 और 5 के दरमियान कितने नंबर्स का डिफरेंस है, 3 नंबर्स का डिफरेंस है। तो देखिए अगर आप B के साथ 5 लेटर्स जमा कर लेते हो तो आपके पास G आ जाएगा, अगर फिर 5 लेटर्स जमा कर लेते हो तो L आ जाएगा, फिर 5 लेटर जमा कर लेते हो तो Q आ जाएगा। अभी अगर आप मजीद 5 लेटर जमा करोगे तो आपके पास आ जाएगा V। इसी तरीके से आपने 2 के साथ 3 लेटर जमा किए, 5 आ गया, फिर जमा किए 3, 8 आ गया, फिर आपने जमा किए 11 आ गया। अभी आप मजीद 3 नंबर जमा करोगे तो आपके पास आ जाएगा 14, तो आपका आंसर क्या होगा, V14। तो आपने इसको इस तरह से सॉल्व करना, ठीक है। यहाँ पर ये है कि मैंने इसकी सारी सोल्यूशन लिखी हुई है। नेक्स्ट आपका क्या है कि अगर आप Kc की वैल्यू जो है उसको वैल्यू आप Kc रिएक्टेंट्स आर टेकन अप टू 50%, आपने रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है उसको 50% यानी आपने उसको 1.5 टाइम इंक्रीज किया, तो आप बताएं कि Kc की वैल्यू के ऊपर क्या असर होगा। तो ये चीज मैंने आपको समझा दी है, आपने पढ़ लिया है कि कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं है, आप 50% 30% इंक्रीज करते हो डिक्रीज करते हो कोई असर नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, Kc रिमेन्स कांस्टेंट। तो देखिए इस तरह के एमसीक्यू आपके टेस्ट में आते हैं, फिर आप लोगों को नहीं आते, आप गलत कर लेते हो तो फिर आप ब्लेम करते हो अपने टीचर्स को। ये आपके अंदर कमी है, तो अपनी कमियां पूरी करें, क्योंकि ये मौका आपको एक मरतबा मिलता है, बार बार नहीं मिलता, ठीक है। तो देखिए अभी Kc की जो वैल्यू है वो सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट करती है। तो अगर आपकी इनिशियल टेस्ट में एमसीक्यू आ जाए कि आपने टेम्परेचर को 30 डिग्री से 50 डिग्री के ऊपर लेके गए, तो आप बताएं कि Kc की वैल्यू चेंज होगी या नहीं। तो ऐसा ना हो कि फिर वहां पर आप कांस्टेंट लगाए, तो Kc की वैल्यू चेंज होगा, अभी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, और डिपेंड करता है रिएक्शन के टाइप के ऊपर, ठीक है। इसी तरीके से प्रेशर कंसंट्रेशन के ऊपर भी इसका कोई असर नहीं है, और चेंजिंग टेम्परेचर सिर्फ इसका होगा, ठीक है। और कैटलिस्ट जो है तो उसका भी Kc के ऊपर कोई नहीं है, सिर्फ इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ दीज आर एंडोथर्म्स, ठीक है। तो देखें इसमें आपके पास जो B एंड C है, बोथ B एंड C, बर्ड्स एंड मैमल, दीज आर एंडोथर्म्स, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, ये अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। उनको मीन्स अगर टेम्परेचर बाहर ज्यादा सर्दी है तो ये अपनी टेम्परेचर को अंदर ज्यादा गर्म कर लेते हैं ताकि इनको सर्दी ना लगे, तो ये इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। बर्ड्स एंड मेमल इसको वार्म ब्लडेड भी कहते हैं, ठीक है। मेमल्स एंड बर्ड्स को वार्म ब्लडेड भी कहते हैं, ठीक है। जबकि आपके पास जो रेप्टाइल्स है, दीज आर एक्टोथर्म्स, ठीक है, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ये अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा देखिए एसिलोमेट जो है तो ये प्लेटीहेल्मिंथीज है और इसके अंदर फ्लेम सेल्स भी होता है, और ये सबसे फर्स्ट ट्रू एसिलोमेट्स है, ठीक है। एसिलोमेट्स प्लेटीहेल्मिंथीज को कहा जाता है, और इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर होता है जिसको फ्लेम सेल्स कहा जाता है। तो ये एमसीक्यू भी आर्मी मेडिकल कॉलेज के टेस्ट में पूछा गया था कि फ्लेम सेल्स कहाँ पे होते हैं, ठीक है, कौन से में। अच्छा देखिए रेप्टाइल्स जो आपके पास है इसके हार्ट में 3 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। जबकि इसके अंदर क्रोकोडाइल जो है तो ये भी रेप्टाइल है, लेकिन इसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था आर्मी मेडिकल कॉलेज के टेस्ट में, और अभी AFNS के टेस्ट में भी पूछा गया है कि क्रोकोडाइल के हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं। इसी तरीके से बर्ड्स के हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, तो इन दोनों के हार्ट में 4-4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। और इस तरह के कौन से एनिमल्स है जो बायलैटरल सिमेट्रिकल हो, ठीक है, बायलैटरल सिमेट्री को शो करते हैं, एकाइनोडर्मेटा। ये लार्वा जो है तो इसका और रेडियल, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट क्या है कि लास्ट ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ 19 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर किसी एटम के अंदर 19 इलेक्ट्रॉन है तो उसका लास्ट ऑर्बिटल क्या होगा। तो देखिए ये आपको डिफरेंट दिए गए, तो आपका आंसर क्या होगा 4s। अभी देखिए 19 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर होते हैं, पोटेशियम के अंदर होता है। तो अगर इसके हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड फिर उसके बाद आ जाता है 4s1। आपको पता है ना कि p के जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है तो फिर हम उसके बाद करते हैं ना 4s p के बाद हम 3d और चीजें करते हैं, क्योंकि ये एनर्जी के ऑर्डर में इसको हमने अरेंज किया हुआ है कि किसकी एनर्जी सबसे कम है, फिर उसके बाद किसकी है, फिर उसके बाद, तो इस तरह से हमने इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर उसको हमने किया हुआ है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आपके पास क्या है, स्टेंट्स आर इंसर्टेड इन विच प्रोसीजर। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी। तो देखिए ग्राफी आपको जहां पे भी वर्ड देख नजर आए ग्राफी, तो ग्राफी बेसिकली इसमें हम व्यू करते हैं, ठीक है। ये एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होता है। जब हमारे पास किसी भी बंदे को, लेट सपोज अगर किसी को हार्ट अटैक, आपने सिंपल कॉमन अल्फाज में उसको कहते हैं दिल का दौरा। जब किसी को दिल का दौरा हो जाए तो सबसे पहले हम उनकी एंजियोग्राफी करते हैं। एंजियोग्राफी के अंदर हम क्या कहते हैं कि उनके रगों के अंदर देखते हैं कि कहां पर रग ब्लॉक है, क्योंकि दिल के दौरे में क्या होता है, दिल का कोई भी रग जो है वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से खून नहीं जाता, और बंदे को जो बॉडी में खून है, दिमाग को खून नहीं जाता, तो वो बंदा बेहोश हो जाता है, उसको दर्द स्टार्ट हो जाता है मसल्स की वजह से, हार्ट मसल्स को ब्लड ना पहुंचने की वजह से, और लैक्टिक एसिड की वजह से, ठीक है। तो देखिए एंजियोग्राफी में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम उस रग को ढूंढते हैं जहां पर ब्लॉकेज हो।
जब हम उसको ढूंढ लेते हैं तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एंजियोप्लास्टी करते हैं। एंजियोप्लास्टी में हम क्या करते हैं, उस ब्लॉकेज को रिमूव करते हैं और वहां पर हम इस तरह का एक स्टंट लगाते हैं ताकि जो रग है वो दोबारा से बंद ना हो। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पर ये मैंने एक तस्वीर आपकी लगाई हुई है। तो यहाँ पर हमारे पास फेमोरल वेन्स होते हैं और यहाँ पर भी हमारे पास रेडियल वेन्स और ये होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम इनके थ्रू जाते हैं हार्ट में, वहां पर पहले हम देखते हैं कि किस रग के अंदर बंदिश है और फिर उसके अंदर हम स्टंट निकालते हैं। ठीक है, तो एंजियोप्लास्टी जो आपके पास है, इस प्रोसीजर के अंदर हम इन स्टंट्स को इंसर्ट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि वाटर इन अ डैम हैज व्हिच टाइप ऑफ एनर्जी। तो देखिए डैम में आपके पास पानी जो है तो वो एक हाइट के ऊपर स्टोर होता है। क्यों? क्योंकि उस पानी ने उस हाइट की वजह से एक वेलोसिटी गेन करनी है, फिर उसने नीचे टरबाइन के ऊपर आना है और टरबाइन ने मूवमेंट करनी है और बिजली बननी है। तो जिस आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की वो एनर्जी होती है जो पोजीशन की वजह से होती है। तो पोजीशन क्या है? पोजीशन इज बेसिकली द हाइट। तो आपके पास डैम में जब पानी स्टोर होता है तो वहां पर उस टाइम बॉडी की जो एनर्जी है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है? mgh। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप हाइट को इंक्रीज करते हो तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास इंक्रीज होगी, और जब वो नीचे आता है, मोशन स्टार्ट कर लेता है, तो वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है? 1/2 mv²। तो देखिए इसमें ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आप वेलोसिटी को डबल करते हो तो काइनेटिक एनर्जी कितनी टाइम इंक्रीज होगी? तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम इंक्रीज होगी। ठीक है, इसी तरीके से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर आप मास को हाफ करोगे तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी के ऊपर कोई असर पड़ेगा या नहीं। और काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन क्या है? तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू v² डिवाइड बाय 2m। ठीक है, v² डिवाइड बाय 2m। तो अभी यहाँ पर भी आप देखें, अगर आप मोमेंटम को डबल करोगे तो भी आपके पास काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम इंक्रीज होगी। तो ये डिफरेंट तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपके पास क्या है कि ट्रांसफार्मर कौन से लॉ को ओबे करता है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये ओबे करता है। ठीक है, और इसमें क्या है कि ये म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर काम करता है, इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे ये बताएं कि ट्रांसफार्मर एसी करंट के ऊपर काम करता है या डीसी करंट के ऊपर? तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, म्यूचुअल इंडक्शन के लिए करंट का चेंज होना लाजमी है। अगर करंट जो है अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा तो म्यूचुअल इंडक्शन का जो फिनोमेना है वो नहीं होगा। तो अक्सर इनिशियल टेस्ट में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आप ट्रांसफार्मर को डीसी करंट अप्लाई करते हो तो ट्रांसफार्मर वर्क करेगा या नहीं? तो ट्रांसफार्मर डीसी करंट के ऊपर एक्ट नहीं करेगा। अभी देखें थोड़ा कंसेप्ट की तरफ आते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया है कि ट्रांसफार्मर डजंट वर्क ऑन डीसी, लेकिन फिर आपने चूंकि अपना दिमाग तो आपने यूज करना ही नहीं हो, तो आपने बिल्कुल फ्रेश रखा हुआ है, तो आपके इनिशियल टेस्ट में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है? इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कि अ सेल ऑफ 5 वोल्ट is connected to the primary coil is connected to primary coil of transformer blah blah। बहुत लंबा चौड़ा स्टेटमेंट आपको दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है? a cell of 5 वोल्ट। 5 वोल्ट सेल क्या मतलब है? डीसी है ना, डीसी करंट है। तो आगे तो आपने कोई रीड करने की जरूरत ही नहीं, आपने सेल ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो ट्रांसफार्मर ने तो काम करना ही नहीं है। तो फिर आप लोग क्या करते हो कि आप लोग इसके अंदर पूरा इक्वेशन भी लगा लेते हो, और आपको अगर पूछा जाए कि आप वोल्टेज मालूम करें सेकेंडरी कॉइल के अंदर, तो आप नंबर ऑफ टर्न्स भी पुट कर लेते हो और आप वोल्टेज भी मालूम कर लेते हो। तो ये आपकी गलती होती है। अगर आपने सेल को कनेक्ट किया हुआ है जो कि एक डीसी सोर्स है, तो आपके पास तो ट्रांसफार्मर वर्क ही नहीं करेगा, तो उसका जो वोल्टेज है या जो भी हो तो जीरो होगा। जीरो क्यों होगा? क्योंकि सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज तब आएगा जब म्यूचुअल इंडक्शन होगा। तो आप लोगों ने इसको कंफ्यूज नहीं करना, आपने सिर्फ रटना नहीं है, आपने इसको समझना है। अब यहाँ पर ये लाइन मैंने आपको बता दिया है, तो ये आपका काम है कि आप जाए इसके ऊपर सर्च करें कि इसके ऊपर एमसीक्यू किस तरह से आएंगे। जिस तरह मैंने कहा कि सेल ऑफ 5 वोल्ट, अभी 5 वोल्ट का सेल आपने कनेक्ट किया तो ट्रांसफार्मर ने काम नहीं करना। तो आपने ये नहीं कि वोल्टेज पुट की प्राइमरी कॉइल की, नंबर ऑफ टर्न्स पुट की प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल की, और आपने ये मालूम कर लिया, तो आपका गलत होगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो नंबर ऑफ टर्न्स जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करोगे तो वोल्टेज भी आपके पास इंक्रीज होगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है? नंबर ऑफ गेमीट्स फ्रॉम AABB। तो देखिए आपके पास इसके अंदर कितने हेटेरोजाइगस गेमीट्स है? 2 हेटेरोजाइगस गेमीट है ना, एक ये वाला है, एक ये वाला है। तो 2 आपको हेटेरोजाइगस गेमीट्स दिए गए हैं, और आपको ये पूछना है कि इसके अंदर कितने नंबर्स हैं गेमीट्स के। ठीक है, आपको तो ये कि किस तरह से करेंगे, इसका मैंने एक फार्मूला लिखा हुआ है 2n। ठीक है, 2 × n। आपके पास कितने हेटेरोजाइगस पेयर्स बनते हैं? 2, 1 and 2। आपने 2 × n इसके अंदर पुट करना है 2 को। ठीक है, तो 2 × 2, तो 2 × 2 = 4। अभी अच्छा देखिए, अगर मैं इस तरह से आपको दे दूं AABBCC, तो आप मुझे बताएं कि इसके अंदर कितने नंबर आपके मीट्स होंगे। ये आपका असाइनमेंट है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको सॉल्व भी करता हूं। देखिए इसके अंदर हेटेरोजाइगस पेयर्स कितने हैं? 1 2 3, तो 2 × 3, तो 2 × 2 × 2, तो आपके पास क्या आएगा?
4 2 4 4 2 8, तो आपका आंसर क्या आएगा 8। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके इनिशियल टेस्ट में आ सकते हैं, इसको आपने रटना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि फंक्शनल ग्रुप इन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रोपायरिन रिंग विद मैग्नीशियम, आपको पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम आयन होता है Mg+2 और हेमोग्लोबिन के अंदर Fe+2 आयन होता है। इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है, सिर्फ इसके अंदर जो सेंट्रल एटम है इसके अंदर चेंज आती है। और अगर हेमोग्लोबिन के अंदर Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो जाए, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाए, तो फिर उसको हम कहते हैं मेथोहेमोग्लोबिन। ठीक है, तो हेमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो सिर्फ इस Fe2 की वजह से है। अगर इसका डिस्चार्ज +3 हो जाए तो फिर वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकता। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है क्लोरोफिल के अंदर? प्रोपायरिन रिंग है और मैग्नीशियम उसके साथ है। ठीक है, अभी देखें यहाँ पर मैंने इसका स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आपके पास एक मैग्नीशियम एटम है, उसके साइड पे 4 नाइट्रोजन एटम्स अटैच है। ठीक है, एक पूरा रिंग है। ठीक है, तो ये क्या है? ये प्रोपायरिन रिंग है और ये आपको नजर आ रहा है अल्काइल ग्रुप। अगर यहाँ पर अल्काइल ग्रुप मिथाइल हो तो उसको हम कहते हैं क्लोरोफिल ए, और अगर ये अल्डिहाइड ग्रुप हो तो फिर उसको हम कहते हैं क्लोरोफिल बी। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि आपके पास क्लोरोफिल ए के अंदर मिथाइल ग्रुप है और क्लोरोफिल बी के अंदर अल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, और ये देखिए ये आपके पास हो गया प्रोपायरिन रिंग और ये इसके अंदर टेल है। ठीक है, तो ये आपका क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर हो गया। प्रोसेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है? ग्लाइकोलिसिस, एरोबिक रिस्पायरेशन, फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो आपके पास एरोबिक रिस्पायरेशन जो है तो दिस इज बेसिकली इन द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपके पास क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होते हैं और यहाँ पर एनर्जी बनती है। एटीपी सिंथेसिस कहाँ पर होती है? हमारे ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल और 9th क्लास से रटा करके आते हैं, लेकिन जब इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जाए कि अच्छा आप बताएं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी की सिंथेसिस कहाँ पर होती है, तो फिर उनको पता नहीं होता। तो एटीपी सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स। तो इसमें इनर मेम्ब्रेन के अंदर एटीपी की सिंथेसिस होती है। अभी ये किस तरह से होती है तो इसको मैं आगे बताता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70s राइबोसोम्स होते हैं। ये बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी सिमिलरिटीज है? ये बाइनरी फिजन। ठीक है, 70s राइबोसोम और डबल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया के भी डबल मेम्ब्रेन है और 70s राइबोसोम्स है और बैक्टीरिया के भी। ठीक है, अच्छा देखिए कीमोऑस्मोटिक ग्रेडियंट, इसकी वजह से एटीपी की सिंथेसिस होती है। कीमोऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्या है कि इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के अंदर हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस की वजह से जब वो अंदर जाते हैं तो अपनी एनर्जी को लॉस करते हैं। उसी एनर्जी और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से डिफरेंट ऑक्सीडेशंस होती है, रिडक्शंस होती है एटीपी सिंथेस के ऊपर, कॉम्प्लेक्स 5 के ऊपर, और उसी के थ्रू हमारे पास एटीपीज बनते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास मैच्योर आरबीसीज में एब्सेंट होता है और ये क्वेश्चन काफी मरतबा पूछा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया मैच्योर आरबीसी का पावर हाउस क्या है, पावर हाउस ऑफ द मैच्योर आरबीसी। तो फिर आपने तो यही पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल और आरबीसी चूंकि एक सेल है तो आप लोग वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर क्लिक कर लेते हो। तो जो आपके पास आरबीसीज है वहां पर एनारोबिक रिस्पायरेशन होती है और उसके थ्रू उसकी एनर्जी या इलेक्ट्रेट के थ्रू उसकी एनर्जी बनती है। ठीक है, अच्छा देखिए स्टरीफिकेशन अकर बिटवीन, स्टरीफिकेशन किसके अंदर होता है? अल्कोहल के अंदर होता है और इसके अलावा आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए यहाँ पर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड कोट आया हुआ है, यहाँ पर अल्कोहल कोट आया हुआ है, कंसंट्रेटेड H2SO4 हमने डाला हुआ है। ये क्या करेगा? ये डिहाइड्रेशन को भी करेगा और ये एज अ कैटलिस्ट भी एक्ट करेगा। तो ये क्वेश्चन काफी मरतबा पूछा गया है कि आप जो कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हो इसका फंक्शन क्या है? तो ज्यादातर स्टूडेंट्स टिक कर लेते हैं कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट, क्योंकि ये तो आपने देखा होगा अल्कीन के अंदर भी H2SO4 जो है वो डिहाइड्रेशन करता है, तो आप लोग यहाँ पर सिर्फ डिहाइड्रेशन लगा लेते हो। तो ये एज अ कैटलिस्ट भी एक्ट करता है। ठीक है, और इसमें आपको पास क्या बन जाता है? आपके पास ईस्टर बन जाता है और वाटर जो कि डिहाइड्रेट हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है? मोस्ट बेसिक अमाइन। तो यहाँ पर आपको दिए गए हैं कि इसमें से मोस्ट बेसिक अमाइन कौन सा है? तो अमोनिया इज द मोस्ट बेसिक अमाइन अमाउंग दीस। ठीक है, अच्छा देखिए ज्विटर आयन, ज्विटर आयन क्या होता है? तो ज्विटर आयन आपके पास इस तरह का आयन होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेम टाइम पे हो। यहाँ पर मैंने उसकी तस्वीर भी ऐड की है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए एक अमाइनो एसिड है, इसके ऊपर देखिए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो ज्यादातर अमाइनो एसिड के अंदर ज्विटर आयन होता है, इसमें आपके पास पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक ही मॉलिक्यूल या एक ही आयन के ऊपर एट सेम टाइम होता है। ठीक है, मेथियोनिन क्या है? ये स्टार्ट कोडान है AUGO। ठीक है, बायोसिंथेटिक रोल्स किसके? तो ग्लाइसिन के, क्योंकि ये हीम और प्यूरिन में काम देता है। सल्फर के जो अमाइनो एसिड है कौन सा है? मेथियोनिन और सिस्टीन है। और इसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड का जो प्रीकर्सर है और क्या है? अर्जिनिन। ठीक है, तो ये सारे MCQ पूछे गए। ठीक है, सो अच्छा देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल क्या करता है? तो ये आपके पास कीटोन बनाता है। अभी देखिए आपको तो ये पता चल गया है कि सेकेंडरी अल्कोहल जो है तो कीटोन बनाता है। अभी प्राइमरी अल्कोहल क्या करते हैं? तो प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से आपके पास अल्डिहाइड बनेगा और अगर आप अल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन कर लेते हो तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, सेकेंडरी से कीटोन बनेगा और टर्शियरी जो है तो रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन होते हैं। इसके बाद है कि ल्यूकास टेस्ट। तो ल्यूकास टेस्ट क्या होता है? इसमें ZnCl2 प्लस
कंसनट्रेटेड HCl प्लस अल्कोहल हम डालते हैं, ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्या होता है, टर्बिडिटी को हम देखते हैं। अगर आपके पास इमीडिएट टर्बिडिटी बन गई तो दिस इज टर्शियल अल्कोहल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने एक सोल्यूशन को ल्यूकास रिएजेंट जो है और डाला और आपके पास इमीडिएट टर्बिडिटी बन गई, तो ये आपको क्या शो करता है? तो ये आपको पास ये शो करता है कि आपके पास टर्शियल अल्कोहल इस सोल्यूशन के अंदर मौजूद है। अगर थोड़ा टाइम के बाद टर्बिडिटी हो तो सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर टर्बिडिटी रूम टेम्परेचर के ना और आपने हीट करके टर्बिडिटी अचीव की तो फिर आपके। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए टिप्स क्या है। टिप्स आप लोगों के लिए ये है कि एक तो ये सेंटर बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने इस तरह का सेंटर सेलेक्ट करना होता है जहां पर आपका मेरिट बने जो आपके मार्क्स के हिसाब से हो। अगर आप हमसे तैयारी करोगे तो हम आपको सेंटर सेलेक्ट करके देंगे और हम आपको डेट भी बताएंगे कि किस डेट को आपने तैयारी करनी है। तीसरी चीज़ ये है कि आपने स्मार्ट स्टडी करनी है। जिस तरह अभी मैंने आपको बता दिया कि अगर आप 100 चैप्टर पढ़ लेते 50 MCQ के लिए तो ये स्मार्ट स्टडी नहीं है। चौथी चीज़ क्या है, प्रैक्टिस। आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप चाहते हैं कि आप खुद करें तो इंशाल्लाह यूट्यूब के ऊपर हम आपके लिए 1 बाय 1 वीडियोस अपलोड करेंगे। आप उनको देखकर खुद तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम आपको तैयारी करवाएं तो आप हमारे पेड कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप रिलैक्स होकर टेंशन फ्री होकर अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। आपने सिर्फ उन चीज़ों को पढ़ना है जो हम आपको दे दें। आपने सिर्फ उन नोट्स को देखना है और उन लेक्चर्स को स्टडी करना है और उन प्रैक्टिस मटेरियल को। एक्स्ट्रा आपको कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका टेस्ट गारंटी के साथ क्लियर हो, आपको लेक्चर्स, नोट्स सारी चीज़ें मिले और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो और एक्सपर्ट और क्वालिफाइड टीचर्स, चूँकि मैं खुद ये टेस्ट क्लियर कर चुका हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूँ, तो हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। ज़्यादातर यूट्यूब पर जो लोग हैं तो उनका कुछ पता नहीं होता कि वो क्या है। या तो उन्होंने एफएससी की होती है या आर्मी में फेल हो चुके हैं, तब आकर उन्होंने एकेडमीज़ खोली हुई। अगर आप उनसे पूछे कि एएफएन से रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस क्या है, तो वो आपको बताएँगे कि इसमें इतनों को पढ़ा चुका हूँ। वो तो आप पढ़ा चुके हो, लेकिन आप खुद क्या हो? देखिए, आई एम क्वालिफाइड फ्रॉम आर्मी मेडिकल कॉलेज। तो मैं जो आपको टिप्स दूँगा, जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, उसको आप पूरे यूट्यूब पर जितने भी टीचर्स हैं, उन सब के साथ मैच कर लें। अगर आपको लगे कि ठीक है, तब जॉइन कर लें। आँखें बंद करके बिल्कुल जॉइन नहीं करना, ना मुझे, ना किसी और को, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़रूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका टेस्ट गारंटी के साथ क्लियर हो, तो हमारा पेड कोर्स अवेलेबल है। इसके अंदर हम आपको वर्बल देंगे, नॉन वर्बल देंगे, कंप्लीट एकेडमिक देंगे, ठीक है। और ये सेलेक्टेड नोट्स होंगे, जिस सेंटर से आप अप्लाई करोगे उसी सेंटर के मुताबिक होंगे। प्रैक्टिस टेस्ट भी देंगे। इसके अलावा टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा। अगर नोट्स में किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। इन नोट्स की जो फीस है 5500 है। और अगर आप हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारी क्रैश कोर्स की जो फीस है वो 10,000 है। और अगर आप हमारे फुल कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो फुल कोर्स की जो हमारी फीस है वो 14,000 है। इनके बारे में डिटेल जानने के लिए आप हमारे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हो। नोट्स के अंदर सिर्फ नोट्स होंगे। क्रैश कोर्स में वर्बल नॉन वर्बल के लेक्चर्स होंगे और फुल कोर्स में वर्बल नॉन वर्बल एकेडमिक तीनों के लेक्चर्स होंगे, प्लस नोट्स इन दोनों के अंदर आपको मिलेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस टेस्ट ये सारी ये हमारे पिछले कोर्स के वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी इनिशियल टेस्ट क्लियर किए हैं। आप इनके ये कमेंट्स चेक कर सकते हैं, इनके ये रिव्यूज़ देख सकते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेंटर से हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, जिसमें कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा सारे सेंटर्स के हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी इनिशियल टेस्ट क्लियर करके अपने ख्वाब को और अपने वालिदैन के ख्वाब को पूरा करते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका इनिशियल टेस्ट क्लियर हो, आपके टेस्ट के अंदर अच्छे मार्क्स आ जाए और आपको एएफएनएस में एडमिशन मिले और आप ऑफिसर बने, तो आप हमें टाइम पे ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो तैयारी हम आपको करवाएंगे वो गारंटीड तैयारी होगी। जिस तरह आप इन स्टूडेंट्स के ये रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं, इसी तरह से आपको भी हम बेहतरीन तैयारी करवाएंगे। पिछले कोर्स में हमारे 350 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपनी इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। ये उनके रिजल्ट से काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है वीडियो में इन सब को दिखाने में। सो मैं स्पीड से आपको 1 बाय 1 ये दिखा देता हूँ। ये आप चेक करें, ये उनके क्वेश्चंस भी है, उनके सेंटर्स भी मेंशन हैं और इसके अलावा उनके एक्सपीरियंस और उनके रिव्यूज़ भी है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम आपका भी टेस्ट इसी तरह से बेहतरीन कवर हो, आपका टेस्ट क्लियर हो, आपके अच्छे मार्क्स आ जाए, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको आपके सेंटर के मुताबिक तैयारी करवाएंगे, आपको नोट्स भी देंगे, सेंटर और डेट भी बताएंगे और आपके टेस्ट से एक दिन पहले आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक सेलेक्टेड एमसीक्यूज भी आपको देंगे। अगर आप इनको कवर कर लेते हैं तो इस तरह इन स्टूडेंट की तरह आपका इनिशियल टेस्ट भी अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर हो जाएगा और आपको एक्स्ट्रा कोई बुक और कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इन स्टूडेंट की तरह आप हमारे नोट्स या कोर्सेज ज्वाइन करके आप कर सकते हैं। ये पिछले कोर्स में हमारे 350 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपनी इनिशियल टेस्ट
बेहतरीन तरीके से क्लियर कर चुके हैं ये उनके रिजल्ट। सो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो और आप चाहते हैं कि मजीद हम किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाएं या आपके जहन में कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। इंशाल्लाह हम उसके ऊपर वीडियोस भी बनाएंगे और आपके कमेंट का जवाब भी आपको देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।